आप में से जो बच्चे ये चाहते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, उनको एग्ज़ाम्स में और इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ये वीडियो स्किप कर दें। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। ये वीडियो ख़ास तौर पर 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। वैसे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको आपके ना तो टीचर्स बताएंगे ना तो पेरेंट्स बताएंगे। और अगर आप लोगों का कोई बड़ा बहन भाई नहीं है जिसने पहले बोर्ड के पेपर्स दिए हों जो आपको हेल्प कर सके, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। मैं बिल्कुल आप लोगों को अपने छोटे बहन भाई समझ के आज वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किए थे और मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था माशाल्लाह। मेरे छोटे बहन भाई और कुछ कज़न्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे कि हाय पता नहीं कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स आएंगे, कितना ज़्यादा सिलेबस है। तो मैं उनको गाइड कर रही थी, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो बना लूँ जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काम आए। ये वीडियो मैंने ये सोच के बनाई है कि मुझे तो मेरे टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरा बड़ा बहन भाई, लेकिन मैं हूँ अब, तो मेरे छोटे बहन भाइयों को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारे जहन में इसी चीज़ का स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स, पता नहीं क्या है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स। हम लोगों ने अपने आसपास वाले लोगों से सुना होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आता है और ज़रा भी चीटिंग नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है और पता नहीं कैसे कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा सिफारिश होती है यहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ बच्चों ने सुना होता है। आप लोगों ने ऐसी बातों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है और कितना अच्छा पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी ज़रूर करना है। इस वीडियो में मैंने तफसील से एक एक पॉइंट बताया जो मैंने फॉलो किया था कि किस तरह पढ़ना है और एग्ज़ाम्स में आपने किस तरह का माइंडसेट और क्या क्या प्लान बना के जाना है। इस वीडियो के दो पोर्शन है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि हाउ टू स्टडी और दूसरे पोर्शन में मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्स किस तरह देने आपने। सबसे पहले तो ये पता हो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और बाकी एनुअल एग्ज़ाम्स जो हमारे 8 क्लास तक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। 8 क्लास तक जो आप लोगों के पेपर होते हैं वो आपके स्कूल में ही चेक होते हैं, टीचर्स भी आप लोगों के अपने होते हैं, उन सबको पता होता है कि ये जिस बच्चे का पेपर मेरे हाथ में है वो बच्चा लाइक है कि एवरेज है, तो टीचर्स उसी तरह चेक करते हैं। अगर तो बच्चा लाइक है तो उसके मार्क्स वो अच्छे लगाएंगे और अगर बच्चा एवरेज है तो वो उसका पेपर भी उसी हिसाब से चेक करेंगे। लेकिन बोर्ड के पेपर्स इस तरह नहीं होते। ये एग्ज़ाम्स आपके अपने स्कूल में नहीं होते, बल्कि आपको एक स्लिप मिलती है जिस पर सारा डिटेल लिखी होती है कि आपका पेपर किस सेंटर में है और आपका रोल नंबर वगैरह क्या है। ये पेपर्स आपके टीचर्स नहीं चेक करते, ये रैंडम एग्जामिनर्स होते हैं जो चेक करते हैं, जिनको नहीं पता होता कि वो जिस बच्चे का पेपर चेक कर रहे हैं वो बच्चा लाइक है या एवरेज है। आपका पेपर बताएगा एग्जामिनर को कि मैं लाइक हूँ या एवरेज बच्चा हूँ। अगर आपने जगह जगह कटिंग की होगी, राइटिंग नहीं अच्छी की होगी, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा एवरेज है कोई, तो वो उसी हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। सो बी केयरफुल। अब यहाँ से आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। मैं तो कहती हूँ आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाओ साथ साथ। मैं 2 मिनट रुकती हूँ, जाओ आप लोग लेके आओ अपना पेन। अच्छा, तो पहला पार्ट है हाउ टू स्टडी। सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ना किस तरह है। जिस तरह हम लोग 8 क्लास तक पढ़ते थे, जो मिस ने करवा दिया बस वही किया, उस तरह नहीं पढ़ना। मैंने 2-3 घंटे लगा के पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि हाउ टू स्टडी और एग्ज़ाम टिप्स, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन सब का। मैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रही हूँ कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने लगी है उस बंदे से जिसका अपना एक एक्सपीरियंस है। वरना तो हमने सुनी सुनाई बातें होती हैं ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, अपने सारे मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए थे, तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है ये, पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम है, ये तो सबको ही पता है। 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने अपने रट्टे को और भी ज़्यादा मजबूत करना है। मुझे पता है कि ये अजीब बात है कि क्या हम रट्टा लगाएं, लेकिन अब सिस्टम ही ऐसा है तो हम लोग क्या करें। आपने बगैर समझे किसी भी टॉपिक का रट्टा नहीं लगाना। जो टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लगे, स्कूल में समझ ना आए, वो आपने घर आके यूट्यूब से ज़रूर समझना है। इसी तरह आपको चीज़ याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर सिर्फ रट्टा मारोगे ना तो वक्ती तौर पर तो याद रहेगा आप लोगों को, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरी कोशिश करनी है कि समझ के याद करो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोज़ का काम रोज़ याद करना। हमने कोशिश पूरी करनी है कि हम रोज़ का काम रोज़ याद करें, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट रह जाए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हाय मैंने जो शेड्यूल बनाया था उस पर नहीं अमल हुआ। इतनी छोटी सी बात पे स्ट्रेस नहीं लेना। बस कोशिश करनी है कि जब वीकेंड आए ना तो उस पूरे वीक का काम आपने ख़त्म कर लेना उस वीकेंड पे, ताकि अगले वीक से नया काम शुरू हो।
और आप लोग जो सवाल याद करो उसको लिखना ज़रूर है। मुझे पता है कि आप लोगों के ज़हन में आएगा कि क्या याद तो कर लिया हम लोगों ने, अब लिखें क्यों। लेकिन इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि एक तो लिखने से आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, और जब बाद में आप दोबारा कभी रिवाइज़ करोगे तो आपको वाकई रिवाइज़ ही करना पड़ेगा, दोबारा से नए तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी रहेगी और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। स्टूडेंट्स ना ये वाली गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो समझते हैं हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं तो हम लोग राइटिंग गंदी सी कर लें, और जब हम नीट काम करेंगे तो फिर हम राइटिंग अच्छी करेंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपना रफ वर्क भी बहुत अच्छी राइटिंग में करना है, ताकि आपके हाथ को और माइंड को प्रैक्टिस हो कि भाई मेरी यही राइटिंग है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने नोट्स ज़रूर लेने हैं, किसी ना किसी एटलीस्ट 2 अकेडमीज़ के आप लोगों के पास नोट्स होने चाहिए। जब मैं 9th में थी तो मेरे पास किप्स के नोट्स थे और यूनिक अकेडमी के नोट्स थे। जैसे अगर कुछ बच्चे किप्स अकेडमी जा रहे हैं तो उनके पास सिर्फ किप्स के नोट्स होंगे, तो वो सारे बच्चे एक जैसा सवाल, एक जैसा मजमून, एक जैसी तशरीह ही याद करेंगे, तो मतलब उसमें कोई वैरायटी नहीं होगी। और जो बच्चे यूनिक अकेडमी जा रहे होंगे तो उनके पास सिर्फ यूनिक के नोट्स होंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक ही जैसी चीज़ लिखते जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के पास दोनों अकेडमीज़ के नोट्स होने चाहिए, ताकि आपके पास ज़्यादा मटीरियल हो और आप उन दोनों को मिला के आपस में कुछ नया सवाल बनाओ। इस पॉइंट पे आके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो स्कूल जाएं या एकेडमी जाएं या वो दोनों को मैनेज करें। आपने इन दोनों में से एक जगह जाना है। दोनों मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक जगह जाओगे तो सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिलेगा। आप लोग ख़ुद सोचो कि एक बच्चा सुबह उठ के स्कूल जा रहा है और जब वो वापस 2 बजे घर आएगा तो जल्दी से एकेडमी के लिए तैयार होगा और वहाँ चला जाएगा, और वहाँ से तकरीबन 9-10 बजे फ्री होके घर आएगा। घर आके खाना खाएगा तो 10 तो उसे रात के बज गए, ठीक है। तो वो अब सोए कब और पढ़े कब? अब उसने सोना भी है क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। तो वो इसी चक्कर में ना हमेशा रहेगा कि स्कूल अकेडमी, तो उसके पास सेल्फ स्टडी करने का कोई टाइम नहीं बचेगा। और 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद पढ़ोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। और काफ़ी बच्चे ना इसीलिए एकेडमी चूज़ कर लेते हैं कि भाई मेरी तो दोस्त भी जा रही है एकेडमी, मेरा तो दोस्त भी जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। तो प्लीज़ 9-10 में आके अपने दोस्तों को थोड़ा साइड पे रख के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि यही आपकी बेस है। इसी से अगर आप लोगों के 9-10 में अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज में अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। मुझे याद है मेरी क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे एकेडमी जाते थे, और मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर थी हम लोग स्कूल जाते थे, ठीक है। तो क्लास में काफ़ी कम बच्चे आते थे क्योंकि आधे से ज़्यादा क्लास तो एकेडमी जाती थी। तो वो बच्चे स्कूल में एकेडमी का पढ़े होते थे और एकेडमी में स्कूल का, तो वो ख़ुद भी कंफ्यूज थे कि कहाँ का काम कब पढ़ें हम लोग। तो इसलिए आप लोगों ने इन दोनों में से एक जगह जाना है और उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और घर जाके सुकून से अपना पढ़ना है। हाउ टू स्टडी आर्ट्स सब्जेक्ट्स, इसमें उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट, ठीक है। हम सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट्स को देते हैं, और हमारे वो सब्जेक्ट्स तो अच्छे हो जाते हैं, उसमें तो हमारे पूरे मार्क्स आ ही जाते हैं। लेकिन जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं ना, वहाँ पे हम लोग वीक रह जाते हैं। ये नहीं सोचना कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पढ़ लेंगे उर्दू इस्लामियात, ये तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जो डिफरेंस आता है ना मार्क्स में बाकी बच्चों में और आप में, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही लाते हैं। इसमें आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। वो इस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पाक स्टडी और इस्लामियात की। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों के पास 2-2 नोट्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ना हेडिंग्स बनी होती हैं डिफरेंट। एक सवाल जो बुक में आप लोगों को एक पैराग्राफ की शक्ल में मिलेगा ना, तो वो आप लोगों को नोट्स में एक प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग इस्लामियात का कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो, तो आपने दोनों नोट्स को सामने रखना है, दोनों को पढ़ना है, और दोनों में से यूनिक हेडिंग्स आप लोगों ने एक अलग से नोट कर लेनी है कि मेरे इस सवाल में ये वाली हेडिंग्स हैं। इस तरह ना आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होगा और मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। और सेम केस विद द पाक स्टडी, उसी के नोट्स होंगे आप लोगों के पास, तो आपने वहाँ भी यही करना है। एक सवाल देखना है कि एक नोट्स में कौन सी हेडिंग्स हैं, दूसरे नोट्स में कौन सी हेडिंग है, तो आप लोगों ने मिला के अपनी एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग मतलब अपना एक सवाल बनाना है, ठीक है। समझ आ रही है ना पॉइंट्स को? शाबाश, अच्छी तरह नोट करते जाओ। अभी तो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ ना, लेकिन इसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी और अपना रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो अभी तो आगे बहुत मज़े के पॉइंट्स हैं, बस पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं उर्दू की, जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। पता ही नहीं चलता कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। इसमें मैं आपको गज़लों और नज़मों के बारे में बताऊँगी कि उसको आप लोगों ने किस तरह तैयार करना है। जिस सवाल में आपने तशरीह करनी होती है ना, उसमें हर शेर के मार्क्स होते हैं 2, ठीक है। 2 नंबर का एक शेर होता है। तो आपने
तकरीबन तशरीह करनी है एक पेज की, पूरे एक पेज की, मतलब एक पेज जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे तक, उस पर आपका एक ही शेर होना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर लिखना है शेर नंबर 1 और नीचे उसकी तशरीह। तो उसके अंदर आप लोगों ने 1 या 2 रेफरेंस शेर लिखने होते हैं ना, तो आपने हर शेर का अलग से रेफरेंस याद नहीं करना, इस तरह तो कोई करोड़ों शेर बन जाएंगे आप लोगों के। तो आपने ये अक्लमंदी से थोड़ा करना है कि जैसे हमद है ना, तो कोई 2 रेफरेंस शेर आप याद कर लो जो आप हमद के किसी भी शेर में लिख सको। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं ऐसे करती थी, मुझे ना शेर ज़्यादा याद नहीं होते थे, तो मैंने ना एक आयत याद की हुई थी कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हमद का कोई भी शेर आ जाता था ना, तो मैं उसमें एक आयत लिख देती थी, आयत का तर्जुमा, कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और कोई एक शेर जो मैंने याद किया होता था हमद का, वो मैं हर शेर में लिख देती थी। और इसी तरह नात की तशरीह में भी ना मैंने 1-2 हदीसें याद की होती थी, जैसे बेशक हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। और जो मैंने बचपन में नातें सुनी थी ना, मैं उनके शेर लिख देती थी। और गज़लों में ना मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गज़लों के शेर लिख देती थी। वो याद भी नहीं करने पड़ते थे, जहन में होते थे, तो वो तो प्रॉपर गज़लें होती हैं ना, तो टीचर मार्क्स भी नहीं काट सकते। तो अब पता चल गया ना उर्दू का कैसे करना है। यही मेन पॉइंट्स थे जिनको मैंने फ़ॉलो करके अपनी 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गुजारी थी। तो अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ ना, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। और रिज़ल्ट देख के ना, तो आपने अपने बारे में ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप लोग अच्छी तरह तैयारी करोगे ना, तो यकीन करो मार्क्स आएंगे। अब सबसे पहले ये रिज़ल्ट है 9th क्लास का। ये देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ ऊपर, फ़िज़ा इकबाल, ठीक है। तो इसमें आप लोग मेरे मार्क्स देखो, सबसे पहले उर्दू में 75 में से 62 हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। और बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं, वो तो हैं ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स हैं। मेरे ना उर्दू के पेपर में इतने कम मार्क्स लगे हुए थे, देखो 75 में से 62। तो मैंने पेपर रीचेक करवाया, तो उसने एग्जामिनर ने सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स काटे हुए थे। जैसे अगर तशरीह है ना, तो उसमें 10 में से 7 मार्क्स दिए हुए थे, और दरख्वास्त है तो उसमें 10 में से 6 मार्क्स दिए हैं, मतलब हाईएस्ट काटे हुए बिला वजह। और मेरा सारा रिजल्ट उसने ख़राब कर दिया। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, बल्कि मैं तो इतना ज़्यादा रोई कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरे अच्छे भले 500 मार्क्स बन जाते। ये असल में ना 505 में से था रिज़ल्ट 487। तो देखो मेरे 13 मार्क्स उर्दू में घटे हैं। अगर वो पूरे होते या ऑलमोस्ट 70+ से होते तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाने थे। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी। तो मेहनत के साथ साथ आप लोगों ने दुआएं भी ज़रूर करनी है अपनी लक के बारे में, क्योंकि 50% जो है वो बोर्ड में लक ही है। तो मैंने रिज़ल्ट देख के सोचा मैं 10 में और ज़्यादा मेहनत करूँगी उर्दू में, ताकि ये ना हो। अब ये वाला रिज़ल्ट है 10 क्लास का, 9-10 इकट्ठे, ठीक है। 1100 में से लिखे हुए मार्क्स 1066। मैंने मैट्रिक में उर्दू में इतनी मेहनत की कि मेरे उसमें मार्क्स आए थे 75 में से 73 मार्क्स आए थे मेरे। अब ये वाला रिज़ल्ट है सेकेंड ईयर का ओवरऑल। इसमें इतनी बड़ी कहानी हुई थी हमारे साथ। हम लोग ना कोरोना बैच के थे, ठीक है। वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, बस आप लोगों ने बोर नहीं होना, अपना थोड़ा सा टाइम निकालो, बस एंड तक एक दफ़ा देख लो, हिम्मत कर लो। आप लोगों को 4 साल बहुत आसानी होगी। खैर, फर्स्ट ईयर के हमारे पेपर नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना था। हम लोगों ने पूरा साल पढ़ा और एंड पे आके पता चला कि पेपर नहीं होंगे। हम लोग इसी तरह प्रमोट हो गए सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर का पूरा साल हम लोगों ने मेहनत से पढ़ा, तो एंड पे पता चला कि प्रैक्टिकल जो हैं वो नहीं होंगे और सिर्फ साइंसेस के पेपर होंगे, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें मार्क्स लगेंगे साइंस की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सेकंड ईयर के बायो के पेपर में पूरे मार्क्स है ना 85 में से 85, तो आपके फर्स्ट ईयर के बायो में भी 85 लग जाएंगे, और इसी तरह केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी। और अगर तीनों साइंसेस में पूरे हैं ना, और मैथ में भी, ठीक है, अगर पूरे हैं ना, तो आप लोगों को आर्ट्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे उर्दू में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 100, इस तरह। और अगर आपके फ़िज़िक्स में 83 मार्क्स हैं, मतलब 2 मार्क्स कटे हैं, तो आपके फर्स्ट ईयर में भी 83 मार्क्स लगेंगे। और इसी रेशो से ना आपके वो काट लेंगे आर्ट्स में, जैसे 100 में से 90 कर देंगे, या इस तरह कोई था उनका सिस्टम। तो सुनने में तो लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई, ये तो सिर्फ 3-4 पेपर देने पड़े होंगे हमें तो, और बाकी सबके मार्क्स बोनस में लग गए। कोरोना बैच का इतना ज़्यादा मजाक बना था कि इनके इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, 1100 में से पूरे 1100 आ गए हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि अगर सपोज़ करो सेकंड ईयर में किसी के बायो में पूरे हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट ईयर में चलो पूरे आ गए। अगर किसी के सेकंड ईयर में केमिस्ट्री में गंदे मार्क्स आ गए हैं, और क्या पता अगर फर्स्ट ईयर के पेपर होते तो उसके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आते, लेकिन अगर सेकंड ईयर में गंदे मार्क्स आ गए हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में भी गंदे ही लगेंगे। सिर्फ फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मुतासिर नहीं होगा जी, इसके साथ साथ आर्ट्स में भी कट जाएंगे। तो इस तरह एक सब्जेक्ट के साथ 2-2, 3-3 सब्जेक्ट रिलेटेड थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि भाई पूरे मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद रिज़ल्ट आप लोगों के सामने 1100 में से 1092 मार्क्स। इसको पॉज करके आप लोग देख लेना मेरा रिज़ल्ट के मेरे कहाँ पे मार्क्स कटे थे।
वैसे जहाँ तक मुझे याद है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में एक कटा था और बायो में 2, तो ये टोटल 4 हुए और इसी तरह 4 फर्स्ट ईयर में कट गए। तो बस इसी तरह, इसलिए मेरे 92 मार्क्स थे और मेरी ट्विन बहन के मार्क्स थे 1096। अब ध्यान से मेरी स्टोरी सुनो 9th की। हम लोगों ने स्कूल प्रेफर किया था, हम लोग एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, नहीं सब्जेक्ट नहीं, टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं ना हर बुक के, जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो के 9 चैप्टर्स। तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों से पहले 3 चैप्टर्स सारी साइंसेस के और आर्ट्स के ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद आ गई 3 महीने की छुट्टियां। अब जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो तो छुट्टियां गुजारेंगे और जो बाकी बच्चे एकेडमी जा रहे थे उनका थोड़ी रुका कुछ, वो तो पढ़ते रहे साथ साथ एकेडमी में नया काम। तो हमने वो 3 महीने ज़ाया नहीं किए, मौजें नहीं मारी। हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि उन लोगों ने हमें फुल सपोर्ट किया और फुल गाइड किया कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। हमारे पापा ने एक बहुत अक्लमंद काम किया कि उन्होंने हमें ना 3 महीने की छुट्टियों में हर सब्जेक्ट के आखिरी 3 चैप्टर्स करा दिए। अब एकेडमी में बच्चे तो 4, 5, 6 चैप्टर कर रहे थे और हमने असल में कर लिए 7, 8, 9। तो जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम लोग स्कूल गए ना, तो हमारा सिर्फ बीच वाले 3 चैप्टर्स रहते थे। पहले 3 तो छुट्टियों से पहले हो गए थे और छुट्टियों में हम लोगों ने आखिरी दिन कर लिए थे, तो बीच वाले रह गए 4, 5, 6। तो दिसंबर से पहले 4, 5, 6 भी हो गए। अब दिसंबर में हमारा पूरा सिलेबस कवर्ड है, लेकिन स्कूल में अभी 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ाने वाले रहते हैं। तो हमने फ़ैसला किया हुआ था कि हम आखिरी 3 महीने किप्स एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे। अब दिसंबर में हम लोगों ने टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लिया और हम लोग भी एकेडमी वाले बच्चों के बराबर आ गए, क्योंकि दिसंबर तक एकेडमी वाले बच्चों का सिलेबस ही पूरा था और मेरा और मेरी बहन का भी पूरा था। लेकिन बाकी बच्चे जो सिर्फ स्कूल में ही रिलाई कर रहे थे और उन्होंने अपनी 3 महीने की छुट्टियां ज़ाया की थी, उनका अभी आखिरी 3 चैप्टर्स रहते थे। तो इस तरह हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने तैयारी की। इस तरह हम लोगों ने एक प्लान के मुताबिक तैयारी की और हमने आखिरी 3 महीने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, राइटिंग स्पीड और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो गई। तो रिज़ल्ट इसलिए आप लोगों के सामने है। और हम लोग डबल माइंडेड भी नहीं हुए कि स्कूल जाएँ कि एकेडमी जाएँ, मैनेज कौन सा करें। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़्लो और आसानी बनी रही। तो आप लोगों ने भी, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3 महीने की छुट्टियाँ ज़ाया नहीं करनी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो एग्ज़ाम टिप्स है ना, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 बना के समझाऊँ। तो जिन बच्चों ने पहले ये वाली वीडियो देखी है हाउ टू स्टडी, तो उसके बाद वो एग्ज़ाम टिप्स ज़रूर देखें, वरना क्या फ़ायदा आधी चीज़ देखने का। तो अगर आप लोगों को मेरी इस पूरी वीडियो में से कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मुझे हो कि भाई मेरी मेहनत जो है काम आई है। तो बस अब यही कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होता ही है कि भाई एक नई चीज़ है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो भाई स्ट्रेस नहीं लेना, कम लेना है, ठीक है। और अच्छा पढ़ो, और जो चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो या जो आप लोगों को मुश्किल लग रही हो, किसी ने मोटिवेशन लेनी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। शर्माए बगैर मैं उसको ज़रूर जवाब दूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों की हेल्प करके, ठीक है। दिली खुशी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछोगे, ठीक है। तो बस अब अल्लाह हाफिज़।